दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। हिंदू राष्ट्र नेपाल में तख्ता पलट हो चुका है। वहां के प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा देकर देश छोड़ दिया और जो फिनांस मिनिस्टर थे उन्हें मारा गया है, पीटा गया है। जो गृह मंत्री हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। पूरी की पूरी सरकार ने इस्तीफ़ा दे दिया है और अब तो नौबत ये आ गई है कि आपातकालीन हेलीकॉप्टर से लोग आनन फानन में अपना देश छोड़ रहे हैं। दोस्तों ये तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा विचलित कर देने वाली हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये फुटेज नेपाल से है। नेपाल के भ्रष्ट अधिकारी आनन फानन में आपातकालीन हेलीकॉप्टर पर लटक कर ही देश छोड़कर फरार हो गए हैं। तो नेपाल में जो तख्ता पलट हुआ है उसके पीछे ज़िम्मेदार कौन है? आखिर क्यों हुआ है नेपाल में तख्ता पलट? दोस्तों इन 4 तस्वीरों को आप देखिए। एक ट्रेंड इस समय चल रहा है। 2021 में म्यांमार में तख्ता पलट हुआ। 2022 में श्रीलंका में बेरोज़गारी महंगाई चरम पर थी, वहाँ के लोगों ने आंदोलन किया, सरकार को देश छोड़कर भागना पड़ा। 2024 में छात्रों ने बांग्लादेश में आंदोलन किया, उसके बाद सरकार को देश छोड़कर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। और अब नेपाल में भी कुछ ऐसे ही हालात पैदा हुए जहाँ पर एक प्रोटेस्ट आंदोलन ने सरकार को झुकाया और सरकार बोरिया बिस्तर लेकर फरार हो चुकी है। नेपाल के तख्ता पलट में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका सामने आ रही है वो है जेन जेड। दोस्तों आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये जेन जेड किस बला का नाम है। तो आज मैं आपको न सिर्फ जेन जेड के बारे में बताऊंगा बल्कि ये भी बताऊंगा कि नेपाल में तख्ता पलट के पीछे की आखिर असली कहानी क्या है। लेकिन एक सवाल से इस वीडियो की शुरुआत मैं करना चाहता हूं, क्या आप सभी को मालूम है कि आप किस जनरेशन के हैं? दोस्तों यहाँ जेन जेड का मतलब जनरेशन से है। आप लोग जानते हैं कि जो जनरेशन होती है इस पीढ़ी में पिछली पीढ़ी में एक कहीं ना कहीं विचारधारा का अंतर होता है, गैप होता है। तो आज मैं कुल 7 पीढ़ियों के बारे में आपको बताऊंगा जिससे आपको भी पता चलेगा कि आप किस पीढ़ी के हैं। तो अभी जो लेटेस्ट पीढ़ी है उसे जेन जेड कहा जाता है। यही वो जेन जेड है जिसने म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में तख्ता पलट किया। तो बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि जेन जेड की खासियत क्या है, इसकी डिमांड क्या है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको पीढ़ी के बारे में जानना पड़ेगा। तो आज मैं आपके सामने दुनिया की 7 पीढ़ियों को रखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली जो पीढ़ी है उसका नाम है जी जेन। जी जेन का जो काल है 1901 से 1927 के बीच में। जिन लोगों का जन्म 1901 से 1927 के बीच में हुआ ये पहली पीढ़ी यानी जी जेन के नाम से जाने जाते हैं। आप जानते हैं ये वो दौर था जब गरीबी थी, भुखमरी थी, महंगाई थी और इलाज की व्यवस्था नहीं थी। तो ये उस दौर की बात है। दूसरी पीढ़ी का नाम है साइलेंट जनरेशन। 1928-1945 का काल आप याद करेंगे तो आपको गुलामी का दौर याद आएगा, साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर, औपनिवेशिक काल। यानी इस दौर में जो पैदा हुए वो खामोश थे, काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। और अगर मैं तीसरी पीढ़ी की बात करूं तो तीसरी पीढ़ी को बेबी बूमर का नाम दिया गया था। इनका जो काल है 1946 से 1964 के बीच में। यही वो दौर है जब एटम बम काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। उसके बाद एक अगली पीढ़ी आई जेन एक्स के नाम से। जेन एक्स का जो दौर है 1965 से 1980 के बीच में। जिन लोगों ने जन्म लिया उन्हें जेन एक्स के नाम से जाना जाता है। और इन लोगों ने टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा काम किया है और कहा जाता है कि मॉडर्न दुनिया की जो बुनियाद है वो जेन एक्स वालों ने ही रखी थी। और ये लोग सारे जो जनरेशन हैं उसमें एक ब्रिज का काम करते हैं। उसके बाद आती है जेन मिलेनियर्स की पीढ़ी। ये जो पीढ़ी है 1981 से 1996 तक जाती है। यानी 1981 से 1996 के बीच जिन लोगों का जन्म हुआ उन्हें हम कहते हैं जेन मिलेनियर्स। सबसे ज़्यादा बदलाव कहा जाता है इसी दौर में हुआ। उसके बाद आता है जेन जेड। वही जेन जेड जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जिसको ये श्रेय दिया जाता है कि इसने नेपाल में तख्ता पलट किया। तो जेन जेड कौन सी पीढ़ी है? जिसका जन्म 1997 से 1912 के बीच हुआ है। यानी इनकी उम्र अभी 28 साल तक है।
और यही नहीं, इसके बाद एक और पीढ़ी है जो अभी 10 साल की हो चुकी है। उस पीढ़ी का नाम है जेन अल्फ़ा। जेन अल्फ़ा उन्हें कहते हैं जिनका जन्म 2013 से 2025 के बीच में हुआ है। इनका जो दिमाग है बहुत ज़्यादा तेज़ है। जो जेन जेड है उसने जब आंखें खोली तो उसके सामने टेक्नोलॉजी थी, कंप्यूटर था, सोशल मीडिया था, यानी हर चीज़ उसके आसपास मौजूद थी। और ये जो जेन जेड है ये सोशल मीडिया के बिना नहीं रह सकता। सोशल मीडिया इसे चाहिए ही चाहिए, हाथ में मोबाइल फ़ोन चाहिए ही चाहिए। और जेन जेड के आगे जो आने वाली पीढ़ी है उसको आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो तैयार हो रही है। आज के जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं वो किस तरीके से मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिना मोबाइल के वो खाना नहीं खा रहे हैं, मोबाइल ना तो झगड़ा करने लगते हैं। ये दिक्कतें तो आप लोग देख ही रहे होंगे अपने आसपास घर में। आमतौर पर जो बच्चे हैं काफ़ी ज़्यादा मोबाइल को लेकर ज़िद कर रहे हैं। तो जो मोबाइल को लेकर ज़िद कर रहे हैं वही है जेन अल्फ़ा। लेकिन मैं जेन जेड की अगर बात करूं तो सोशल मीडिया इनकी सांसें हैं, सोशल मीडिया ही इनकी धड़कन है। अब दोस्तों यहाँ पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर नेपाल में तख्ता पलट कैसे हुआ। तो आपको मैं थोड़ा पीछे लिए चलता हूँ। याद करिए, नेपाल में एक मंत्री की बेटी की शादी थी और इस शादी में बहुत ज़्यादा धूमधाम मचा हुआ था और जो रोड थे उसे ब्लॉक कर दिया गया था। आम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और फिर जेन जेड ने इसी को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। जेन जेड वालों को लगा कि भाई हमने जिसे चुना वो हम ही को सता रहा है। इन लोगों ने सोशल मीडिया पर सरकार के ख़िलाफ़ एक मुहिम छोड़ दी। और आपको ये भी याद दिलाने कि नेपाल सरकार ने हाल ही में सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया था। चीनी ऐप जो टिकटॉक है उसको छोड़कर 26 ऐप पर नेपाली सरकार ने बैन कर दिया था। और सोचिए, सोशल मीडिया जिसकी धड़कन हो, जिसकी सांसें हों, अगर सोशल मीडिया ही उसे छीन लिया जाए तो फिर जेन जेड पर क्या असर पड़ेगा। और सरकार ने जब इसे बैन किया तो बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये लोग बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए इन ऐप्स को हम बंद कर रहे हैं। तो ये तो है नेपाल के तख्ता पलट में तत्कालिक कारण है। लेकिन दोस्तों याद करिए, अगस्त के महीने में एक और मुहिम चल रही थी सोशल मीडिया पर। उस मुहिम का नाम था नेपो बेबीज़। सोशल मीडिया पर जेन जेड वालों ने एक मुहिम चलाई और इसमें ये दिखाया गया कि जो नेताओं के बच्चे हैं वो महंगी महंगी गाड़ियों का शौक़ रखते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाई करते हैं और बहुत ही शान और शौकत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जब नेपाल के बच्चों ने खुद को देखा तो उनके मन में इसको लेकर एक आक्रोश पैदा हुआ कि हमने जिन लोगों को सत्ता में चुनकर भेजा है वो अपनी अपनी जेबें भर रहे हैं, हमें बेरोज़गारी के मुहाने पर लाकर छोड़ दिया है। तो नेपो बेबीज़ को लेकर भी सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई गई। उसके बाद सरकार ने एक कदम उठाया और उसने सारे ऐप्स पर पाबंदी लगा दी। लेकिन टिकटॉक पर कोई भी पाबंदी नहीं थी। तो टिकटॉक पर बहुत सारे लोग सक्रिय हो गए और अपनी अपनी आवाज़ बुलंद करने लगे। और नेपाल में एक संस्था है, याद करिए, हम नेपाल करके एक एनजीओ है। ये एनजीओ भी गैर राजनीतिक है और इसने काठमांडू में एक प्रदर्शन बुलाया। उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए प्रदर्शन बुलाया तो सभी बच्चों से आह्वान किया गया कि आप लोग अपने अपने स्कूली ड्रेस में आएंगे। तो उसके बाद एक जनसैलाब काठमांडू में देखने को मिला। खास बात ये थी कि इस आंदोलन में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। लाखों लोग सड़क पर थे। यहाँ तक कि फिनांस मिनिस्टर को पीटा गया, मंत्रियों के घरों में आग लगा दी गई, संसद को आग के हवाले कर दिया गया। शुरू में मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से जो भ्रष्ट अधिकारी हैं नेपाल छोड़ कर भाग रहे हैं, आपातकालीन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब जेन जेड की वजह से हो पाया है। 3 सालों में तीसरे देश में जेन जेड ने तख्ता पलट कर दिया है। और अगर मैं नेपाल की बात करूं तो नेपाल में 16 सालों में 13 बार सरकार बदल गई। आमतौर पर कोई भी सरकार 5 साल चलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 13 बार सरकार बदल गई क्योंकि यहाँ पर गरीबी है, भूखमरी है, बेरोज़गारी है। आप जानते हैं कि नेपाल पहले राजशाही के दौर में था, उसके बाद यहाँ पर लोकतंत्र बहाल हुआ। लेकिन जब यहाँ चुनाव हुआ, लोकतंत्र तो बहाल हुआ, लेकिन अभी भी जो नेता है सिर्फ अपना ही जेब भर रहे हैं। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। और इसीलिए जेन जेड को ये आंदोलन करना पड़ा, वहाँ पर तख्ता पलट करना पड़ा। तो कुछ इस तरीके से जेन जेड वाले काम करते हैं जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं। जेन जेड कोई एक ग्रुप नहीं है, हर देश में जेन जेड के लोग पाए जाते हैं। वो अमेरिका में भी हैं, इंडिया में भी हैं, हर देश में हैं।
तो जहाँ जहाँ भी तानाशाही होती है एक दिन उस तानाशाह को जाना पड़ता है। तानाशाही बहुत बुरी चीज़ होती है। तो सरकारों को तानाशाही के रवैये को छोड़कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाना चाहिए। देश की जो समस्याएं हैं उसका समाधान करना चाहिए। अगर देश की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, प्रधानमंत्री बनाया है, तो उसको ध्यान में रखना चाहिए कि हम चुनकर आए हैं, हमको यहाँ ज़िंदगी भर कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं आए हैं। तो जो लोग अपनी जेबें भर रहे हैं उनको सावधान हो जाना चाहिए और नेपाल की जो घटना है उससे सबक लेना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेपाल में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ, इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, आप लोग किस जनरेशन के हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।